अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम ज़रा बात करेंगे काशी विश्वनाथ टेम्पल की, जिसकी काफ़ी न्यूज़ चल रही है, उसकी क्या हिस्ट्री है और दोबारा से क्या इनॉग्रेशन किया जा रहा है, क्या हो रहा है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ हम बात करेंगे वसीम रिजवी साहब की। और उन्होंने अभी जैसे कि बताया जा रहा है कि उन्होंने जो है रिलीजन चेंज किया है, तो क्या हमने तो ये सुना था कि जी हिंदुज्म में कोई जा नहीं सकता, मतलब आप बाय बर्थ ही अगर होते हैं हिंदू तो होते हैं आप, किसी किस्म की ऐसी कोई नहीं है कि आप कोई तरीका के जिससे आप जो है वो हिंदुज्म को आप एक्सेप्ट कर लें या आप उसमें चेंज हो जाएं, कन्वर्ट कर लें। तो इस बारे में हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की बातें जो भारत से हमें सुनने को मिलती हैं तो कहाँ तक सही है और क्या हो रहा है इसमें। इसके अलावा अली अकबर साहब भी एक हैं जिन्होंने जो है वो वसीम रिजवी साहब के बाद उन्होंने भी रिलीजन को चेंज किया है। तो इस बारे में हम बात करेंगे और जी हमें ज्वाइन करेंगे आप सबके जाने पहचाने संजय दीक्षित जी, जो कि ऑथर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं और अपना जबरदस्त यूट्यूब चैनल भी नमस्ते। चलाते हैं। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच। तो सर सबसे पहले हम जो है वो काशी विश्वनाथ टेम्पल से स्टार्ट लेते हैं। और आप हमें ज़रा बताइए कि ये क्या है और क्या हिस्ट्री है इसकी और दोबारा से ये क्या किया जा रहा है। मैंने देखा था संडे को आई थिंक मोदी जी गए थे वहाँ पे और कुछ ओपनिंग वगैरह कर रहे थे। जी हाँ, 1 मिनट में अपना ज़रा चश्मा बदल लूँ। जी, वैसे तो काशी विश्वनाथ मंदिर की जो हिस्ट्री है, वो तो वैदिक पीरियड से स्टार्ट होती है। और वैदिक पीरियड में भी जो ऋग्वेद का पीरियड जिसको अब माना जाता है और जिसकी हिस्टोरियोग्राफी अभी जो लेटेस्ट रिसर्च चल रही है, वो हिस्टोरियोग्राफी जो है वो 10,000 बीसीई से भी पहले जा रही है। बल्कि कुछ लोग तो उसको कह रहे हैं कि ऋग्वेद का स्टार्ट जो है वो 24,000 बीसीई से है, और उसके लिए बहुत सारी एविडेंस है। इसके बारे में काफ़ी डिबेट चल रही है इस वक्त। और पहले जब जो वेस्टर्न हिस्टोरियोग्राफी थी और वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट थे, उन्होंने तो इसको 1500 बीसीई तक ही समेट दिया था, लेकिन वो पूरी तरह से अब गलत साबित हो गया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इतनी सारी जो वैदिक साइट्स हैं, पहले तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो और ये पूरी की पूरी जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, वो अब जो नए फैक्ट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से वो सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन है। यानी कि एक सरस्वती रिवर जो फ्लो करती थी, उसका पूरा का पूरा कोर्स चार्ट आउट हो गया, उसकी पूरी रिवर मॉर्फोलॉजी चार्ट आउट हो गई है। और वो रिवर जो थी पहले किसी ज़माने में अबाउट 70,000 ईयर्स अगो, तो वो सीधे समुद्र में मिलती थी। बाद में वो इंडस में जाके मिलने लगी जब उसका कोर्स चेंज हुआ, और फिर अराउंड 3000 बीसीई वो ड्राई अप हो गई। ये अब ऑलमोस्ट इस्टेब्लिश्ड है। इसके लिए कई सारी बुक्स आई हुई हैं, आप लोग उनको रेफ़र कर सकती हैं। एक मिशेल दानिनो हैं, उनकी एक किताब है द लॉस्ट रिवर, वो सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है। तो ये अब करीब करीब इस्टेब्लिश हो गया है कि ये जितनी भी साइट्स हैं, जिसमें जो सबसे पुरानी साइट पहले मोहनजोदड़ो मानी जाती थी, लेकिन अब जो इंडिया में जो एक्सकेवेशंस हुए हैं, उसके बाद में एक साइट ऐसी भी मिली है जो 8000 ईयर्स ओल्ड है, यानी लगभग 6000 बीसीई की है, और उसके नीचे भी और लेयर्स हैं। तो इसका मतलब वो दैट गोज वेरी डीप इनटू एंटिक्विटी, और दोज आर ऑल वैदिक साइट्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो 1500 बीसी वाली जो क्रोनोलॉजी है, वो तो पूरी तरह से गलत साबित इसलिए भी हो गई क्योंकि अंग्रेज़ों ने इसको इसलिए लाया था 1500 बीसी वाली क्रोनोलॉजी को, क्योंकि उनको जो उनकी जो बाइब्लिकल क्रोनोलॉजी थी, उसके हिसाब से सारा का सारा सेट करना था। और बाइब्लिकल क्रोनोलॉजी क्या थी? बाइब्लिकल क्रोनोलॉजी में उन्होंने ये कहा था कि साहब कि गॉड ने जब ये दुनिया क्रिएट की, तो वो
डेट दी उन्होंने 23 अक्टूबर 4004 BCE। तो वो 23 अक्टूबर 4004 BCE के बाद फिर उसके काफ़ी दिनों के बाद में फिर वो नोआ फ्लड आता है। नोआ की वो कहते हैं कि साहब की वो कुछ 900 साढ़े 900 साल जिंदा रहा था। तो एक्चुअली उनकी जो ह्यूमन हिस्ट्री जो प्रॉपरली शुरू होती है वो 2000 BCE से शुरू होती है, इसलिए वो किसी को भी 1500 BCE से पुराना बता ही नहीं सकते, क्योंकि वो दे हैव टू अलाइन इट विद द बाइबलिकल क्रोनोलॉजी। और चूंकि अब तो बाइबलिकल क्रोनोलॉजी तो पूरी तरह से साइंस ने डिस्प्रूव कर ही दी, देयर इज नथिंग कॉल्ड बाइबलिकल क्रोनोलॉजी, इट्स ऑल फॉल्स। तो अब जो इंडिपेंडेंट रिसर्च हुई है उसमें दिस वैदिक एरा गोज वेरी फार बैक इनटू एंटीक्विटी। तो वैदिक पीरियड में ही आपकी जो वाराणसी है उसकी रूट्स वहाँ मिलती हैं। वो पूरा का पूरा उसका वहाँ पे डिस्क्रिप्शन आता है। फिर एक राजा हुए अराउंड 10,000 BCE, उनका नाम था कश। तो उन कश के नाम से फिर ये काशी जिसको कहते हैं, जो ये वाराणसी पुरी है उसके अंदर का जो हिस्सा है जहाँ पर ये काशी विश्वनाथ मंदिर सिचुएटेड है, वो पूरा क्षेत्र जो है वो काशी कहलाता है। और जो गंगा नदी वहाँ पे बहती है, वो गंगा नदी वैसे अगर आप देखें तो बहुत कम जगह ऐसी है जहाँ गंगा जो है वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में बहती है। बनारस एक ऐसी जगह है जहाँ वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में बहती है, बाकी वो या तो साउथ 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 ईस्ट उसका डायरेक्शन है ऑल थ्रू आउट। तो इसलिए इसकी जो डीप रूट्स हैं वो तो दे गो वेरी फार बैक। लेकिन अगर आप उसको रीसेंट हिस्ट्री में आए, जिसकी वजह से जो सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो जो इन्वेडर्स आए, इस्लामिक इन्वेडर्स, उनके बाद से शुरू होती है। क्योंकि इस टेम्पल को कम से कम 3 बार तोड़ा गया। सबसे पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको 1194 में इसको तोड़ा, जब मोहम्मद गौरी का एक सिपह सलार था, एक जनरल था, और उसने कन्नौज के राजा को हराकर और उसके बनारस में आके इस टेम्पल को तोड़ा। अब क्यों तोड़ते थे ये तो आप जानते हैं, ये तो सर बीच में आपका आपका कुछ सेकंड्स के लिए आपका फ्रेम रुक गया था, आप रिपीट कर देंगे आप क्या बता रहे थे? कहाँ से 3 बार तोड़ा गया, 3 बार तोड़ा गया जी। या उसको 3 बार तोड़ा गया, जिसमें सबसे पहले तो जो मोहम्मद गौरी का जनरल था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने बैटल ऑफ कन्नौज के बाद ये जो पूरा का पूरा एरिया था वो गाढ़ वाला किंग हुआ करता था जयचंद, उसके रूल में आया करता था। तो सबसे पहले तो उसने तोड़ा, फिर उसके बाद फिर उसको तो जयचंद का जो बेटा था उसने इसको ड्राइव अवे करके और उसको दोबारा वहाँ पे बनवाया। फिर उसके बाद फिर इस सेकंड टाइम फिर ये लोधीज के टाइम पे फिर तोड़ा गया। फिर उसके बाद फिर उसको वापस अकबर के वक्त पे फिर से बनाया गया। फिर तीसरी बार औरंगज़ेब ने इसको तोड़ा, और औरंगज़ेब ने इसको तोड़ के इसकी मंदिर के ऊपर ही वहाँ मस्जिद तामीर करा दी। आज भी यदि आप जाएं और वहाँ देखें तो मस्जिद के नीचे का पूरा हिस्सा जो है वो पूरा आज भी दिखाई पड़ता है कि वो मंदिर का हिस्सा है। फिर बाद में इसी के बगल में ये जो प्रेजेंट जो टेम्पल है इसको बनाया गया अराउंड 1780, वो अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया, जो कि आपका जो इंदौर जो एक जगह है वहाँ की महारानी हुआ करती थी। होलकर्स मराठा जो एम्पायर है, क्योंकि अनलाइक जो हमारे हिस्टोरियंस बताते हैं, लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस और ब्रिटिश हिस्टोरियंस और पाकिस्तानी हिस्टोरियंस, अंग्रेज़ों ने भारत जो था वो मुग़लों से नहीं लिया था, अंग्रेज़ों ने भारत मराठों से लिया था। क्योंकि 1818 में द मुगल एम्पायर हैड ऑलमोस्ट सीज्ड टू एग्जिस्ट, देयर वाज नथिंग।
दैट वाज लेफ्ट, जिसको कहते हैं कि लगभग आप समझ लीजिए कि 1780 के बाद से ही जो मुगलों का जो रूल था वो केवल दिल्ली और उसके आसपास रह गया था। एक बड़ी आपने सुनी होगी, पता नहीं सुनी कि नहीं सुनी, मैं बता दूं आपको। कहते हैं कि एक जोक हुआ करता था, एक मजाक के लहजे में कहा जाता था कि साहब शाह आलम अज दिल्ली ता पालम। तो शाह आलम जो मुगल किंग था, क्योंकि शाह आलम वैसे तो पूरी दुनिया का राजा है, वो शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, फ्रॉम दिल्ली टिल पालम। पालम इज दी, जहाँ पर आज का दिल्ली एयरपोर्ट है वो जगह है पालम, और दिल्ली जो है, जो रेड फोर्ट है वो दिल्ली है। तो उसका जो पूरा एरिया जो था जिसके कमांड में, वो दिल्ली से पालम तक ही हुआ करता था। और 3/4 ऑफ इंडिया वॉज अंडर दी मराठास। तो इन मराठों के 4 मुख्य सरदार हुआ करते थे, जो एक तो भोंसले थे, दे वर बेस्ड इन नागपुर। एक आपके होलकर थे, जो दे वर बेस्ड इन इंदौर। गायकवाड़ थे, वो बड़ौदा में बेस्ड थे। और सिंधिया थे, जो ग्वालियर में बेस्ड थे। और जो ओवरऑल सीट्स थी पेशवास की, वो पुणे में, यानी जो पूना जिसको कहते थे पहले, वहाँ हुआ करती थी। तो अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में ये जो प्रेजेंट टेम्पल आप देख रहे हो वो बनवाया था। और वो जो था वो इतने छोटे से एरिया में था, उसका जो टोटल आप समझ लीजिए कि जो टेम्पल की जो प्रेमाइसेस थी वो अबाउट 3000 स्क्वायर फीट थी। और उसके चारों तरफ मकानात थे, संकरी गलियां थीं, और मंदिर जो था वो बिल्कुल पीछे छोटा सा वो रह गया था। तो इसको जो है मोदी जी जब यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें फिर लोगों से उनके मकान खरीद के, और इसको सीधा, आपने देखा होगा, अगर आपने आज देखा उसका जो लाइव टेलीकास्ट आ रहा था, तो उसको सीधा गंगा नदी से उसको लिंकअप कर दिया। और वो पूरा का पूरा जो खाली जो टेम्पल का एरिया है वो अब अबाउट 52,000 स्क्वायर फीट हो गया। और जो पूरा प्रोजेक्ट है वो करीब 5 लाख स्क्वायर फीट का हो गया है। तो इट इज अ ग्रैंड रिवाइवल ऑफ दैट टेम्पल। So this is in short the history of the temple. बिल्कुल सही। तो लोग तो बड़े इमोशनली, मैं देख रही थी कि अटैच है उससे, और मुसलसल टीवी पर भी आपके यहाँ जो है दिखाया जा रहा था। तो वही मैंने समझने की कोशिश की कि क्या था। उसके कई लोगों ने पिक्चर्स लगाई हैं कि काफी ज्यादा गोल्ड इस्तेमाल किया गया है उसको बनाने में। जी हाँ, और 1835 में महाराजा रंजीत सिंह ने वहाँ पर अबाउट ही गिफ्टेड अबाउट 1 टन ऑफ गोल्ड। और उसकी जो गोल्ड प्लेटिंग की गई, उसकी जो शिखर है, जो उसका टॉप है, उसको बिल्कुल, तो वो आई होप कि प्योर गोल्ड ही होगा। इसलिए कि हमारे यहाँ जब फैसल मॉस्क बनी थी तो कहा गया था कि उसके ऊपर जो चांद तारा बना हुआ है कि ये गोल्ड का है, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद वो काला हो गया, मतलब उसकी कलर खराब हो गया। तो मेरे फादर ने कहा कि जिन्होंने बनाया था लगता है गोल्ड वो खा गए। तो वो बड़ा मशहूर हुआ था कि जी गोल्ड का है, लेकिन अगर वो वाकई में गोल्ड होता तो वो खराब ना होता। लेकिन आई होप कि ये जो 1 टन गोल्ड है वो रियल गोल्ड होगा। ये तो अब और उसको तो 170 साल हो गए। तो वही ना, तो वो चेंज नहीं हुआ, तो दैट मीन्स के यही बात है। सर इसी तो तरीके से हम इन्होंने 2 जगह ये जी। गोल्ड जो था वो महाराजा रंजीत सिंह ने, एक तो जो गोल्डन टेम्पल है हम्म। वहाँ डोनेट किया था, और दूसरा यहाँ काशी में डोनेट किया था, इस काशी विश्वनाथ टेम्पल के लिए। बिल्कुल। तो क्योंकि ये भी बड़ा मशहूर हुआ था कि जी फैसल मॉस्क जो है वो सऊदीज ने बनवाई है और सऊदीज की है ये, वो तो इसलिए इन्होंने बनाया था। लेकिन वो मुझे अभी तक याद है कि वो चांद तारा जो है वो खराब हो गया, बल्कि अभी भी वो वैसे ही है, उसको दोबारा ठीक करने की कोशिश नहीं की। और कहा यह गया था कि ये गोल्ड का है, लेकिन खैर लोगों को पता लग गया कि वो गोल्ड का नहीं था। लेकिन खैर इस तरह की चीजों से लोग बड़े अटैच होते हैं, और अच्छी बात है कि दोबारा से इनको जो है बनाया जा रहा है, और दोबारा से लोग जो है वो देख रहे हैं कि अपनी जो हिस्ट्री है उसको दोबारा से लोगों को समझने की का मौका मिल रहा है। सर वसीम रिजवी साहब की अगर हम बात करें, आपके इंडिया में उन्होंने अभी अभी वो हिंदुज्म में जो है कन्वर्ट हुए हैं, और बड़े लोग उनके पीछे पड़े हैं। और एक तो मैंने कांग्रेस के कोई थे उनके वीडियो भी देखी थी उस पे सोशल मीडिया पे, जो कह रहे थे कि जी जो इनको मारेगा या गर्दन काटेगा या क्या करेगा तो उसको वो कुछ ना कुछ वो 25 या 50 लाख का इनाम भी अनाउंस कर रहे थे।
तो सर क्या, मैंने जहां तक मैं जानती हूँ या जहां तक मे बी आई एम रॉन्ग, जहां तक मैंने सुना है कि हिंदुइज्म में कोई कन्वर्ट नहीं हो सकता, बाय बर्थ ही होते हैं। तो क्या ये लोग जो एक दो लोगों के जिनके नाम आए हैं, आपको लगता है कि ये हो सकते हैं कि ये अब इस वक्त ये हिंदुइज्म कन्वर्ट हो जाएं, और क्या लोग एक्सेप्ट करेंगे, ना सिर्फ मुस्लिम्स बल्कि जो हिंदू हैं, क्या वो भी उनको एक्सेप्ट करेंगे? वो तो उनको कर लिया है एक्चुअली, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो कहते हैं कि हम्म। साहब कि कोई हिंदुइज्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो आप देखें दुनिया भर के लोग वेस्ट में जो हैं वो हम्म। हिंदू धर्म स्वीकार कर रहे हैं। और हिंदू धर्म तो मन से स्वीकार करना होता है, उसके लिए कोई आउटर ट्रैपिंग नहीं है कि साहब कुछ आपको कलमा पढ़ना ज़रूरी है या फिर कुछ जैसे और कुछ जो काम वाम करते हैं वो सब करना ज़रूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो एक मन से यदि निश्चय कर लें कि मैं सनातन धर्म का पालन करना चाहता हूँ, तो आप सनातन धर्म का पालन कर सकते हैं। एक जो इसमें समस्या आती है, इसमें कहते हैं कि साहब कि आपको कौन सा वर्ण या कौन सी जाति में किया जाएगा। अच्छा, ये समस्या तो कहीं भी आती। आप ये देखिए कि जितने भी यहाँ कन्वर्ट होते हैं, आपके इस्लाम में भी कन्वर्ट होते हैं, उनको भी प्लेस किया जाता है कि भाई ये पसमानदा बनेगा, कि ये क्या बनेगा। हमारे यहाँ एक थे, एक आपको बताऊं, वो ऑफिसर थे, सीनियर ऑफिसर, यानी मेरे सीनियर थे, आईएएस में थे। तो उनको पता नहीं क्या सूझी, उनको चीफ सेक्रेटरी बनने का मौका नहीं मिला, तो वो एक समझ लीजिए कि आउट ऑफ रिवेंज उन्होंने कहा मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। वो शेड्यूल कास्ट में थे, तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया एक दिन और अनाउंस कर दिया कि साहब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। और मेरा नाम अब, जो भी उनका नाम था, नाम उन्होंने नहीं चेंज किया कि साहब अब मैं XYZ हुआ करता था, अब मैं वही XYZ खान कहलाऊंगा। तो साहब हंगामा मच गया यहाँ। तो सारे आलिम उलमा जो थे उनका, साहब आप तो रजील हैं, आप खान टाइटल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर उन्होंने ऐसा तंग किया उसको बेचारे को कि वो आज तक वो समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो उसने कहने को तो इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन अब वो नाम अपना वही पुराना वाला ही लिखता है। वो कभी उसको किसी ने नमाज पढ़ते मस्जिद में जाते नहीं देखा, कभी उसको किसी ईद की नमाज में भी जाते नहीं देखा किसी ने। तो ये प्रॉब्लम जो है, लोग कहते हैं कि साहब कि हिंदुओं में है। मैं तो आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरह से उस बंदे को ऐसा हाउंड किया गया कि वह आज भी वहीं कायम है जहाँ कायम था। हाँ, कभी कभी कोई उससे ज़्यादा पूछता है तो कहता था हाँ मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन इस्लाम ने उनको कबूल नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने नाम के आगे खान लगा दिया। अच्छा, मैं जो आपको बता रहा था, जो आपका सवाल था, उस ओरिजिनल सवाल पे जाता हूँ कि साहब की इसमें एक तो यहाँ दो मेन तरीके हैं। एक तो है कि आर्य समाज है, और आर्य समाज में जो कोई भी जाता है, जो और आर्य समाज में कोई जाति नहीं होती। आर्य समाज इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदुइज्म। तो वो आर्य समाजी बन के रह सकता है, कहीं कोई किसी तरह की कोई दिक्कत आती नहीं है उसको। दूसरा जो तरीका है उसमें है, जो लोग चाहते हैं कि उनको एक पर्टिकुलर जाति में स्वीकार किया जाए, तो उनको उस पर्टिकुलर जाति में, यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन जाति एंड कास्ट। जाति हैज़ ऑलवेज बीन व्हाट इज कॉल्ड डायनामिक प्रोपोजिशन, जो कि जो जो वर्ण होता था, जो चतुर्वर्ण जिसको कहते हैं, उसमें से अप एंड डाउन होती रहती थी। ये कास्ट जो है, फिक्स्ड कास्ट जो है, ये अंग्रेजों ने इन्वेंट की 1871 में, व्हेन दे डिड द फर्स्ट सेंसस। तो दिस क्रेडिट और डिसक्रेडिट हैज टू गो टू द ब्रिटिश। अब जो वसीम रिजवी साहब का हुआ है, तो उनको जो त्यागी कम्युनिटी है, विच इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट कम्युनिटी इन वेस्टर्न यूपी, तो उस त्यागी कम्युनिटी ने उनको अडॉप्ट करके और अपना जो नाम है और जो अपना गोत्र बोलते हैं जिसको, वो उनको दिया है। तो दैट इज़ वाई हिज नेम इज़ नाउ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी।
दैट मीन्स दैट त्यागी कम्युनिटी हैज अडॉप्टेड हिम कम्प्लीटली। तो उनके लिए कोई किसी तरह की कोई देशभक्त वाली बात नहीं है, और ये प्रोसेस जो है ये चलता रहा है जी। आप ये देखें कि कई बार यहाँ तो इतनी बार ज़बरदस्ती कन्वर्शन किए हैं इन्वेडर्स ने और आपके सूफियों ने, जिसकी कोई मिसाल नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को वापस भी लाया गया है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि वसीम रिजवी साहब इस तरह से बने। जो ख़ास बात है जिसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ बार बार, कि वसीम रिजवी साहब शिया हैं, सैयद हैं, और मेरी नॉलेज में इस पूरे बर्रे सगीर में यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये संभवतः शायद ये पहला एक किस्सा है जिसमें कोई सैयद जो है वो इस्लाम छोड़ के गया हो और किसी भी धर्म में गया हो, और ये सनातन धर्म में आ गए, ये बात अलग है। लेकिन पूरा का पूरा जो इस्लाम इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है वो तो बेसिकली इट इज़ सैयदिज़्म, जिसको सैयदवाद बोलते हैं, है। तो पूरा का पूरा जो एक जिसको कहते हैं कि जो व्हाट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल इस्लाम, दैट सिस्टम इज़ रन बाय दी सैयद्स, चाहे वो सुन्नियों में हो चाहे शिया में हो, आप जानते हैं सारे के सारे मैं आप भी हूँ सर, इसलिए मुझे हंसी आ रही है महावीर कि हैं। मैं भी सैयद काज़मी हूँ। अच्छा। लेकिन लेकिन सर, इसको तो लोग कैसे लेंगे, जो जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, आपके ख्याल से कि वो कैसे इस चीज को जो है एक्सेप्ट करेंगे, ये किस तरह से लेंगे? क्योंकि एक साहब और थे ना, अली अकबर, उन्होंने भी इनके बाद जो है इसी तरह से जो है हिंदुइज्म जो है उसमें गए हैं वो। लेकिन कई लोगों की, जैसे मैंने कहा, कि स्टेटमेंट्स मौजूद हैं ट्विटर के ऊपर और दूसरे सोशल मीडिया पे, कांग्रेस के बल्कि थे बड़े, उन्होंने अपने लीडर की पिक्चर भी पीछे लगा रखी थी और सामने धमकियां लगा रहे थे। तो इस चीज को कैसे हैंडल किया जाएगा, कोई नुकसान ना हो उनको? देख के तो कोई नुकसान ना हो, इसके लिए तो फॉर्चुनेटली जो वसीम रिजवी साहब हैं वो यूपी में हैं, और यूपी में देर इज़ ए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, तो वो वहाँ उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन केरला में जो अली अकबर साहब जो वो छोड़ के गए, और उनका जो नज़रिया था जिसके वजह से उन्होंने इस्लाम छोड़ा, वो उन्होंने ये कहा कि मैं ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता कि मेरे कंट्री के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मौत पे जो इस्लामिस्ट हैं वो तंज कसें और उल्टी सीधी बातें करें, मजाक उड़ाएं। तो ये जो है ये बिल्कुल मैं तो टॉलरेट नहीं कर सकता, इस वजह से मैं इस्लाम छोड़ रहा हूँ। और वो बड़े प्रोमिनेंट फिल्म डायरेक्टर हैं केरला में, मलयालम फिल्म्स जो हैं उसमें एक प्रोमिनेंट फिल्म डायरेक्टर है। तो वहाँ जो है वहाँ लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है, तो उनको मुझे लगता है कि ज़रूर दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट्स हैं ये हैंड इन ग्लव रहती हैं इन इस्लामियों के साथ में, पर्टिकुलरली जो ये मिलिटेंट टाइप के जो इस्लामिस्ट्स हैं जिनकी काफ़ी तादाद है केरला में, क्योंकि केरला इज़ दी प्लेस जहाँ से आईसिस में कितने सारे यूथ जो हैं वहाँ से गए हैं। यानी कि केरला के अलावा केवल मेरे ख्याल से 2 या 3 केरल से बाहर के हैं, बाकी जितने भी गए हैं अबाउट 100 ऑल गॉन फ्रॉम केरला। तो केरला में ये एक्सट्रीम मेंटालिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे लगता है अली अकबर साहब को तो ज़रूर दिक्कत आएगी। लेकिन डेफिनेटली भारतीय लॉ में, इंडियन लॉ में ना ब्लास्फेमी का और ना आपके रिद्दा का या इर्तिदाद का कोई अमल है, और ना किसी को वाजिबुल कत्ल डिक्लेयर किया जा सकता है। इसलिए जिन लोगों ने भी इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं इनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी, डेफिनेटली होगी। कहीं तेज़ होगी, कहीं स्लो होगी, वो बात अलग है। तो वो तो पर्टिकुलरली क्योंकि हमारे यहाँ इतना, देखिए इंडिया इज सो बिग,
28 तो हमारे यहाँ स्टेट्स हैं, फुल फ्लेज्ड स्टेट्स, और उसके अलावा 7 करीब यूनियन टेरिटरीज हैं। तो 7 बल्कि 8 हो गई लद्दाख और मिला लें तो इतनी बड़ी कंट्री में, अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर न केवल स्टेट सब्जेक्ट्स ऑफिशियली है, इन प्रैक्टिस भी है। तो अगर सेंटर चाहे कि उसमें कोई इंटरवेंशन कर ले जहाँ पर उसकी पार्टी की सरकार नहीं हो, तो वो सब पॉसिबल नहीं है। इनमें से आधी जगह पे ही तो बीजेपी की सरकार है, बाकी जगह पे तो दूसरी पार्टीज की सरकार है। सर, इसके ऊपर ओवैसी साहब या कोई और मुस्लिम लीडर जो है उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी है या वो बस खामोश है? अभी केरला से मुझे सुनाई नहीं पड़ी, और वैसे मैंने पिछले 2 दिन से बहुत ज़्यादा इसका ट्रैक भी नहीं रख पाया हूँ, तो इसलिए केरला वाले तो मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन वसीम रिजवी को तो कई धमकियाँ आई, वो आपने खुद ने बताई। वो हैदराबाद वाला एक है, वो कांग्रेसी एक्स एमएलए, वो धमकियाँ दे रहा है, तो उसके ऊपर भी मुझे बताया गया है कि केस रजिस्टर हो गया है। तो यहाँ ऐसे मामलों में कार्रवाई हो जाती है, कई बार स्लो होती है लेकिन हो जाती है। लेकिन सर, पहले हमने कभी सुना नहीं, इवन इंडिया में भी हो सकता है पहले भी इस तरह के हुआ हो कि कई लोग जो है वो कन्वर्ट हुए हों हिंदुइज्म में। ये पहला वाकया है, जैसे आपने कहा कि जो काफी हाईलाइट हुआ है वसीम रिजवी साहब का। और ऐसा नहीं है, आप देखिए, ये एक तो बहुत बड़ा मूवमेंट चला था, शुद्धि मूवमेंट चला था, जो 1919 से लेके और 1931 तक बहुत स्ट्रांग था। उसमें तो करीब 18 लाख लोगों ने रिकन्वर्शन किया था। Those who had converted out of Hinduism, they came back to Hinduism, 18 lakhs। और उसी के रिस्पांस में ये तबलीगी जमात जो आप देख रहे हैं, जिसको सऊदियों ने बैन कर दिया है, तो ये उसी के रिस्पांस में हुआ था। पता नहीं तारिक जमील साहब क्या कर रहे होंगे, अब उनको तो बड़ी मुश्किल पता आ नहीं रही सर, होगी। वैसे सऊदीज ने सर हमें तो लगा दिया कि जी वो जन्नत तलाश करने के पीछे, और खुद वो नाचने गाने लगे, सलमान खान को बुला लिया, तो वो हमें तो जस्टिन जस्टिन बाइबर को भी बुला लिया। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं शिफ्ट हो जाऊँ सऊदी अरब, वहाँ कम से कम कंसर्ट्स तो मिलेंगे देखने को। तो यहाँ पे तो खैर ये इस तरह का चल ही रहा होता है, लेकिन ये है कि ये अच्छी बात है कि सऊदी अरब ने थोड़ा सा अपने आप को बदला है। लेकिन सर, लास्ट में मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि यही वसीम रिजवी साहब का ही अगर हम आगे लेके चले कि मुस्लिम्स, इंडियन मुस्लिम्स को मैंने काफी अग्रेसिव देखा है, कहीं भी बैठ के नमाज पढ़नी शुरू कर देते हैं, मस्जिद है लेकिन बाहर सड़क पे बैठे होते हैं। तो इस तरह की चीजों को लेके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप क्या समझते हैं कि कहाँ तक ये चीज जो है ये टॉलरेट करेगा मुस्लिम्स, हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो कहाँ तक टॉलरेट करेगा, या कहाँ तक करना चाहिए उसको कि अगर कोई अपनी मर्जी से किसी और रिलीजन में जा रहा है तो इस तरह से धमकियां ना दे। और अभी धमकियां दे रहे, अगर मतलब आपने कंट्रोल ना किया तो कल को वो पाकिस्तान वाली हालत भी हो सकती है। देखिए, यहाँ पर आप ये कहिए कि इस तरह के यदि बातें होती हैं तो इसका रिएक्शन भी होता है। और अगर आप ये देखें तो जो आजकल ये कंप्लेंट करते हैं कि ये पॉलिटिकली मार्जिनलाइज हो गए, उस पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन का जो मेन रीज़न है, मुख्य कारण है, वो ये है कि इन्होंने ही एक ये रेडिकलाइजेशन शुरू किया था, जो जिस वक्त वह बात करते थे आपके 2 कौमी नज़रिए की, तो वो 2 कौमी नज़रिया तो पार्टीशन के तुरंत बाद तो इंडिया में उनको डाउन होना ही पड़ा। वो सारे के सारे लीगी जो थे वो चुपचाप जाके कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन 70s में फिर से इन्होंने एक पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया और फिर से आपके कौमी तशख़्ख़ुस की बात की, मिल्ली तशख़्ख़ुस की बात की। और
उसके रिएक्शन में जो आपने देखा ना, जो बाकी फिर उसके बाद उस पर्सनल लॉ बोर्ड के वजह से फिर वो शाहबानो वाला किस्सा हुआ, जिसमें उसको एलिमनी नहीं मिलने दी इन लोगों ने, और जो लॉ था कंट्री का उसको चेंज कराया, उसकी वजह से फिर हिंदू रिएक्शन हुआ। और उस हिंदू रिएक्शन में ही आपने देखा कि एक इस तरह का कंसोलिडेशन हुआ कि एक्चुअली इन लोगों की बेवकूफ़ी का नतीजा है बीजेपी का राइज। क्योंकि कांग्रेस वैसे भी इनको बहुत कुछ दे रही थी, लेकिन ये तो बार बार उसी में पहुंच जाते हैं ना कि साहब की उधर नया मदीना है और हमें दिल्ली वाली मक्का को फतेह करना है, और हमें जो है वो मुग़ल एम्पायर वापस लानी है। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान जो है वो मुग़लों से लिया था, तो उनको मुग़लों को वापस करना चाहिए। हम मुग़लों के डायनास्ट हैं और हम हैं जो कुछ हैं। तो इस तरह की जो ये बेवकूफ़ाना हरकतें करते हैं, उसके नतीजे में फिर हिंदू रिएक्शन होता है। और हिंदू रिएक्शन नेसेसरली, क्योंकि जो जिस तरह की तालीम और जिस तरह के संस्कार होते हैं हिंदुओं के, तो दे आर जनरली वेरी पेशेंट एंड वेरी स्लो इन रिएक्शन। लेकिन एक बार जब वो क्रिटिकल लाइन, जिसको लक्ष्मण रेखा बोलते हैं, वो क्रॉस हो जाती है, तो फिर वो एक बार उठ खड़े होते हैं तो फिर पीछे नहीं हटते। क्योंकि आज जैसे अगर आपने सुना हो कि वेरेवर देयर इज एन औरंगजेब, शिवाजी ऑलवेज राइजेस, ये यहाँ की हिस्ट्री है। ये चुपचाप बैठ के नहीं देखते लेफ्टिस्ट, और ये तो सब चाहते हैं कि आपकी हिंदू तो खाली वो जपते रहे अहिंसा अहिंसा, कुछ बोले, लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिस में। तो बिल्कुल अगर जी। ये इस तरह की बदतमीजियां करेंगे तो दे विल बी अ रिएक्शन। और उस रिएक्शन में आज तक का तो इतिहास यही रहा है कि ऑलवेज इस तरह की जो हरकतें हैं, वो शुरुआत जो है वो इन्हीं की तरफ से होती है, हमारे मियाँ भाइयों की तरफ से। लेकिन बाद में जब रिएक्शन होता है तो फिर दिल दे क्राई विक्टिम। और आप जैसा जानती हैं, आप देख ही रही हैं पाकिस्तान में, तो इनके लिए तो दोनों हाथों में लड्डू है। अगर इनकी फतेह हो जाए तब तो ये कहते हैं कि साहब देखिए अल्लाह हमारे साथ है, और अगर ये पिट जाएं तो फिर ये विक्टिम कार्ड खेलने में भी बहुत एक्सपर्ट है। तो ये दोनों तरह से इनका रिक्रूटमेंट ड्राइव चलता रहता है। आप पूरा का पूरा अगर आईसिस का मूवमेंट भी देख लें, जो सीरिया में और सब जगह हुआ, तो वहाँ भी वो यही करते थे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो अगर अमेरिका से पिटें तो भी उनका रिक्रूटमेंट बढ़ता था, और अगर अमेरिका या अमेरिका के एलाइज पे उनको फतेह कहीं मिल जाए छोटी मोटी, तो भी उनका रिक्रूटमेंट बढ़ जाता था। तो उनके तो दोनों हाथों में लड्डू। लेकिन ये अल्टीमेटली समझना किसको है? पब्लिक को समझना है कि भाई वो क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल। और यही मैं लास्ट में कहना चाहूंगी कि चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, हर एक को अपनी मर्जी होनी चाहिए कि वो किस रिलीजन को फॉलो करता है। बस होना ये चाहिए कि किसी को तकलीफ ना हो, उनसे एक अच्छे इंसान बने। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। आपका खांसी भी हो रही है, ब्रांड डील है शहद के साथ, पाकिस्तान में भी मिलती है। पाकिस्तानी प्रिस्क्रिप्शन। ब्रांडी शहद के साथ ले सर, ऐसा फर्स्ट क्लास हो जाता है गला ना। तो वो मैं तो वही इस्तेमाल करती हूँ जब मुझे खांसी होती है। तो लेकिन ये कि मेरा काम तो पानी से चल जाता है। वो एक्चुअली आज मैं जल्दी में पास में पानी रखना भूल गया। अच्छा नहीं, कभी कभी ज्यादा होती है ना कफ, तो वो फिर वो ब्रांडी से वो सारा वो साफ हो जाता है गला ना, वो उससे शहद के साथ चम्मच में सर ग्लास। थैंक यू सो मच जी। आप क्या सबसे नजदीक पीर साहब कौन है? उनको रेफर कर देता हूँ आपका प्रिस्क्रिप्शन। नहीं सर, आजमा के देखिए, थोड़ी सी अदरक भी डाल लिएगा, अदरक का रस भी डाल लिएगा थोड़ा सा, और अच्छा हो जाए। आपको फतवा जारी होने वाला है अभी लाल मस्जिद से। वो कहेंगे मुझे भी कहीं से दिलवा दो, उन्होंने मुझे ये थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू करके। वेरी मच। थैंक यू गुड सो मच नाइट सर। टू यू, गुड नाइट टू ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू सर।